हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुरुषार्थ ईडीयू के इस नए क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साइंस। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए ये है साइंस का सब्जेक्ट। और इस साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। आप उसका वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना इस क्लास को। अम्ल, पहले हम देखेंगे अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या होता है? तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है एवं जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर होता है, अगर वह हम अम्ल में डालेंगे तो वह जो नीला होता है वो लाल हो जाएगा। और इसका स्वाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है, एवं जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जब ये जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब ये घुलता है तो H+ आयन और Cl माइनस देता है। ठीक है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 जो कि घुलकर 2H+ और SO4 2 माइनस देता है। ठीक है, तीसरा नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 घुलकर H+ और NO3 देता है। ठीक है, फिर एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये घुलकर H+ और CH3COO माइनस देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस अम्ल का हमारे आम जीवन, हमारे क्या उपयोग है, दैनिक जीवन, रेगुलर में क्या इसका उपयोग होता है एक अम्ल का। ठीक है, तो देखिए, आम जीवन में अम्ल का उदाहरण। ठीक है, जैसे सभी के घरों में होता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दही सभी ने खाया होगा, उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिना लैक्टिक अम्ल के दही जम ही नहीं सकता है। ठीक है, नींबू, नींबू सभी लोगों ने खाया होगा, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सिरका, सिरका भी आप लोगों ने खाया ही होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया अम्ल क्या होता है, कहाँ-कहाँ पाया जाता है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। अब दूसरा देखिए, क्षार यानी क्षारक, क्या होता है ये? क्षार वह पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है एवं जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो क्षार होता है, अगर जो क्षार विलयन है, उसमें अगर हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे, तो वो नीला हो जाएगा, तब आप समझ जाइएगा कि वो क्षार है। ठीक है, और इस स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, क्षार कड़वा होता है और जो अम्ल है, वो कैसा होता है? वो खट्टा होता है। ठीक है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, परंतु क्षार जो है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, और इनका जो क्षार है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, जो क्षारक हैं वो सभी क्षार नहीं होते हैं, परंतु क्षार क्षारक हो सकता है। ठीक है, क्षार का आपने परिभाषा देख लिया, अब उसका उदाहरण देखिए। क्षार देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है? एक क्षार है, यानी ये कैसा होगा? ये कड़वा होगा। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है? ये सब एक क्षारक हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आकर रंग या गंध की पहचान बदलते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपने रंग और गंध को बदल देते हैं, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है, वो अम्ल में नीला, लिटमस लाल हो जाता है। जो लिटमस पेपर है वो अम्ल में जो नीला लिटमस रहता है वो लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या है? अम्ल में लाल और क्षार में पीला रंग दिखता है। मेथिल ऑरेंज जो विलयन है, वो अम्ल में लाल और क्षार में पीला रंग दिखाता है। ठीक है, फिनोल फेथिलीन, फिनोल फिनोल्फेथिलीन अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अम्ल में जो उसका कोई रंग नहीं होता है और क्षार में गुलाबी रंग दिखता है। ठीक है, हमें
अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए इन्हें बनाया जाता है। ये एक सूचक इंडिकेटर कहते हैं इन्हें, ठीक है? जैसे फेनॉल्फ़थेलीन, फिर मेथिल ऑरेंज उदाहरण है ये, मेथिल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सब क्या है? संश्लेषित संश्लेषित सूचक के उदाहरण, ठीक है? और तीसरा क्या है? घ्राण सूचक, ठीक है? घ्राण सूचक, वे सूचक जो अम्ल या क्षार के साथ संपर्क करने पर अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, घ्राण सूचक कहलाते हैं। कहने का मतलब जो घ्राण सूचक होते हैं, वे अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही अपने गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, क्या है? उदाहरण प्याज़, प्याज़ सभी ने देखा होगा, सभी ने खाया भी होगा। ये क्या होता है? अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्याज़ जो होता है वो अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता है, परंतु जबकि यह क्षारीय में गंध गायब हो जाता है। मतलब इस प्याज़ का एक गंध होता है, आप खाएँगे प्याज़ तो उसमें गंध आपको महसूस होता है। उस जब उस क्षारीय विलयन में ये जब होता है, तब इसका गंध गायब हो जाता है, परंतु अम्लीय में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसका गंध है, उसी तरह उसका गंध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? वेनिला, वेनिला एक पदार्थ है, ठीक है? जो अम्लीय विलयन में मीठी गंध देता है या बनती है, जो भी कह लीजिए आप, उसमें एक मीठी गंध बनती है, लेकिन क्षारीय विलयन में गंध समाप्त हो जाती है। अम्लीय में मीठी गंध देगा, लेकिन क्षार में कोई भी आपको गंध ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लौंग का तेल, लौंग देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है? उसका तेल जो होता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं और क्षारीय में गंध बदल जाती है। अम्ल में अगर उसको हम डालेंगे, उसको चेक करेंगे, तो कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जैसे उसको हम क्षारीय में डालेंगे, उसका गंध में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ अलग तरह का गंध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब अगला हमारा क्या है? अम्लों के सामान्य गुण, ठीक है? अम्ल के कुछ गुण हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वो अम्ल हैं, ठीक है? जैसे देख लीजिए, पहला है, सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जितने भी अम्ल होते हैं, उन सभी का स्वाद क्या होगा? आपको खट्टा देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये अम्ल है। जैसे नींबू, सिरका, ठीक है? य उसका स्वाद जैसे खट्टा होता है, उसी तरह का उसका भी स्वाद खट्टा होगा अम्ल का। ठीक है, दूसरा अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं। जो जलीय घोल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है? तीसरा क्या है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये तो सभी जानते हैं, हमने बताया भी है पहले। जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है? और अम्ल जो होता है विद्युत का संचालन करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो विद्युत का संचालन करते हैं। और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे अम्ल के सामान्य गुण हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल विद्युत का संचालन करते हैं और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है? ठीक है? देखिए अगला भी कुछ है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो पहले हमने बताया था कि अम्ल और क्षार जो मिलकर बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जितना पीएच मान कम होगा उतना अधिक अम्लीय घोल होता है, ठीक है? अम्ल धातु कार्बोनेटों या हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, ठीक है? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे जिंक व सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया, ठीक? ये हो गया अम्लों का सामान्य गुण। अब देखिए क्षारों के सामान्य गुण, ठीक है? क्षारकों के सामान्य गुण कौन-कौन से हैं? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यानी कसैला, ठीक है? कसैला जैसे करेले का होता है, उस तरह का कसैला। क्षारक छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है? जो क्षारक होंगे, वो साबुन की तरह चिकने होंगे। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है? क्षारक जो हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है? और जल में घुलने पर ये यानी ये कौन? क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है? और क्षारक फ़िनाल फ़्ले फ़ेथैलीन क्षारक फ़िनाल-फ़ेथैलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। जो फ़िनाल-फ़ेथैलीन है, इसका जो घोल होता है, उस क्षारक उसको गुलाबी कर देता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये त्वचा को क्षति पहुँचा सकते हैं। जो क्षारक होते हैं वो ठीक है? इसीलिए सावधानी रखें। क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्षारक जो हैं, जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। कुछ क्षारक जैसे NaOH कुछ क्षारक जैसे NaOH KOH सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है? चलिए
हमने देख लिया क्षार और अम्ल, उनके सामान्य गुण, भौतिक गुण, उनकी परिभाषा, ठीक है? और ये अम्ल, क्षार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप सभी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे लवण, ठीक है? लवण क्या होता है उसके बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? देखिए लवण किसे कहते हैं? क्या होता है लवण? जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी क्षारक के एक या अधिक धन आयनों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है, इसे अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिणाम भी कहा जाता है। ठीक है? देखिए क्या कहा रहा है कि जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी क्षारक या अधिक धन आयनों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है, इसे अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? नहीं समझ में आया? दूसरा देखिए, नहीं समझ में आया ये पहला आपको? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और इसका परिभाषा है, उसे देखिए। लवण वह यौगिक है जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। लवण क्या है? अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है और इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, जो यौगिक को इलेक्ट्रिक रूप से तटस्थ बनाते हैं। इसकी रासायनिक संरचना अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। ठीक है? इसका उदाहरण देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, नमक जिसे हम कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट ये क्या है? लवण है। ठीक है? और अब देखिए लवण के कितने प्रकार होते हैं? लवण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक है? तो पहले देखिए सामान्य लवण क्या होता है? जिनमें हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्साइड आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं या होते हैं। ठीक है? NaCl, KNO3 एक बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है। ठीक है? हाइड्रोजन क्या होते हैं या हाइड्रॉक्साइड आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब आपस में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। NaCl, KNO3 इसका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ये आप लोग। ठीक है? उदाहरण भी पूछता है परीक्षा में, तो आप लोग उदाहरण को ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होता है? जिनमें हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से प्रतिस्थापित होता है। NaHSO4 और NaHCO3 ठीक है? क्षारीय लवण, जिनमें हाइड्रोक्साइड आंशिक रूप से मौजूद होता है। हाइड्रोक्साइड आंशिक रूप से उसमें मौजूद होता है। जैसे MgOHCl, MgOHCl ये क्या है? क्षारीय लवण है। ठीक है? तो ये हमारे 3 प्रकार हो गए, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। कैसे परिवार है लवणों का? वो सुनिए। देखिए, समझिए। लवण जिनका निर्माण क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से होता है, क्लोराइड लवण कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, NH4Cl, BaCl2, CaCl2, MgCl2, AlCl3 आदि बहुत से होते हैं। ठीक है? नाइट्रेट लवण जिनका निर्माण किसी क्षारक की नाइट्रिक अम्ल HNO3 की क्रिया से होता है, नाइट्रिक लवण कहलाते हैं। यानी कि जिनका निर्माण नाइट्रिक अम्ल से होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? नाइट्रेट लवण कहेंगे। ठीक है? जैसे देखिए NaNO3, KNO3, CaNO3 2 आदि। मतलब उसमें ये जो NO3 है वो जुड़े रहेंगे। तो वो कौन से हो जाएँगे? नाइट्रेट लवण। ठीक है? अगला सल्फेट, अगला क्या है? सल्फेट लवण जिनका निर्माण क्षारक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से होता है, सल्फेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सल्फेट। जैसे NaSO4, K2SO4, MgSO4 ठीक है? ये हमारे सल्फेट होते हैं। और अगला कार्बोनेट, कार्बोनेटिक अम्ल H2CO3 की अभिक्रिया से निर्मित लवण कार्बोनेट कहलाते हैं। NaCO3, K2CO3, CaCO3, MgCO3 चलिए देख लिया आपने। हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है? जो कि बहुत से बच्चों को अम्ल और क्षार में उसका दिक्कत होता है, कैसा अम्ल होता है, कैसा क्षार होता है, अंतर करने में। तो एक ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। ट्रिक क्या है? अनिल की छलनी, अनिल की छलनी। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले लिटमस पेपर को, ल का मतलब लाल रंग में परिवर्तित करता है, ठीक है? और छलनी का मतलब होता है, छ से क्या होता है? क्षार, ल से लाल लिटमस पेपर को, ठीक है? नी से नीले रंग में परिवर्तित करता है, ठीक है? ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमने अम्ल, क्षार और लवण देख लिया। अब हम देखेंगे पीएच पैमाना या पीएच स्केल, ठीक है? क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके क्या
प्रकार हैं, इसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है? बारी-बारी सब देखेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत बार यानी हर साल पूछा जाता है और अच्छे खासे नंबर्स में पूछा जाता है ये, ठीक है? कम से कम 4 नंबर या 6 नंबर में तो पूछा ही जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है पीएच पैमाना, ठीक है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है? इस पैमाने या स्केल में 0 से 14 तक अंक लिखे रहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता या दुर्बलता के साथ उनके मान बताते हैं। इस स्केल में क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखे होते हैं, जो कि अम्ल और क्षार की प्रबलता और दुर्बलता को बताते हैं, ठीक है? और एक पीएच पैमाना से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप देख लीजिए। पीएच के बारे में सबसे पहले 1909 में सोरेन्स ने दिया था। सर सोरेन्स ने 1909 में पीएच पैमाना के बारे में बताया था, ठीक है? पीएच शब्द में पी का अर्थ पोटेंसी या पावर होता है, ठीक है? जो पीएच मान में जो पी होता है, इसका अर्थ जो होता है पोटेंसी या पावर होता है और जो एच होता है इसमें, एच होता है उसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है? पी से पोटेंसी और एच से हाइड्रोजन आयन, ठीक है? पीएच शब्द में पी जर्मन शब्द पोटेंज से आया है। ये जो पी शब्द है, ये जर्मन से आया है पोटेंज, पोटेंज से पी आया है, ठीक है? और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन और पी का मतलब पोटेंसी या पावर, ठीक है? यह पीएच पैमाना एक प्रकार का सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सूचक होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सूचक होता है एक, ठीक? अब देखिए इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या-क्या उपयोग है, क्या महत्व है इसका, ठीक है? दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। पहला, मृदा जाँच में, जो मिट्टी की जाँच होती है उसमें कैसे उपयोग होता है पीएच मान का वो। जब मिट्टी की जाँच करके उसका पीएच पता कर लेते हैं, तब फसल की पैदावार अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 7 के आस-पास होनी चाहिए, ठीक है? जब खेतों में पीएच मान हम जाँच करने जाते हैं लैब में, तो उसका मान अगर 7 है, तो आपके खेतों में अच्छी फसल होंगी, अच्छे से उसको प्रोटीन मिलेगा, अच्छे से उस फसल को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अगर मिट्टी में आपके ज़्यादा अम्ल है, तो भी आपकी फसल खराब हो जाएगी, अगर ज़्यादा क्षार है, तो भी फसल खराब हो जाएगी। यानी कि नॉर्मल यानी कि 7 तक होना ज़रूरी है, ठीक है? अब देखिए दूसरा, मिट्टी की जाँच में हमने देखा पीएच मान का क्या उपयोग है। अब दूसरा देखिए, जल की उदासीनता बनाए रखने में पीएच मान का कैसे प्रयोग होता है। जब अम्लीय वर्षा के कारण नदी का जल अम्लीय हो जाता है, तब पीएच मान ज्ञात करके उसको उदासीनी बनाया जाता है, ठीक है? और तीसरा, हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान जो होते हैं, कैसे उपयोग होता है? क्या इसका प्रक्रिया है? हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो खाने को पचा देता है। अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलन होने लगती है। इस जलन को दूर करने के लिए MgOH2 को दवा के रूप में लेते हैं, ठीक है? चौथा, दाँत क्षय से बचाने हेतु पीएच। जब हमारे मुँह का पीएच मान 5.5 यानी 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दाँतों का क्षय होना लगता है। इस क्षय को रोकने के लिए अच्छा क्षारीय मंजन उपयोग करते हैं, ठीक है? पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हेतु कैसे पीएच का उपयोग होता है? पशुओं और पौधों से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के लिए। जैसे मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी होती है अगर वो आपको काट लेती है या फिर चींटी का काटना, ठीक है? एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक को लगाने से आराम होता है। अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है, चींटी काट लेती है, तो उस जगह पे अगर आप बेकिंग सोडा लगा देते हैं, तो थोड़ा-सा आपको उससे राहत मिलेगी, ठीक है? और आप पीएच स्केल देखिए होता कैसा है, इसमें कौन-सा अम्ल होता है, कौन-सा क्षार होता है, आपको समझाते हैं, ठीक है? जैसा कि हमने बताया कि आपको 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल होता है, ठीक है? जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है? 14 तक ये हैं। तो जो हमारा ये मिड पॉइंट है 7 ठीक है? जो 7 ये उदासीनी है, ना तो ये अम्लीय है, ना तो ये क्षारीय है। ना तो ये अम्लीय है, ना तो ये क्षारीय है, ठीक है? और आप 7 से जितना इधर जाएँगे, अम्ल की प्रबलता बढ़ते जाएगी और 7 से जितना इस तरफ जाएँगे, उस वो क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी।
ठीक है? ये हमारे पीएच स्केल है, ठीक? इधर अम्लीय होते हैं और इधर क्षारीय होते हैं। 0 से 7 तक या 0 से 6 तक कह लीजिए आप, 0 से 6 तक अम्लीय होते हैं और 8 से 14 तक क्षारीय होते हैं। 7 उदासीनी होता है, ठीक है? और कुछ पीएच मान हमने बताए हैं, उसको याद कर लीजिए, वो हर बार परीक्षा में पूछता है 1 नंबर, 2 नंबर में, ठीक है? देखिए, कुछ पदार्थों का पीएच मान, ठीक है? कुछ पदार्थ जो है उनका पीएच मान क्या होता है, ये एग्ज़ाम में हमेशा 2 नंबर या 1 नंबर ऑप्शनल में पूछता ही है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक? देखिए HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 0 यानी कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है ये, 0 का मतलब। नींबू का रस का जो है 2.5 क्या है ये, अम्लीय। शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7, ठीक है? अमाशय रस जो पेट में जो अमाशय होता है उसमें जो रस उत्पन्न होता है उसका जो पीएच मान होता है 1.4 होता है। सिरका 4.0 यानी 4 होता है। मानव लाल 6.0 से 7.5 यानी 6 से साढ़े 7 के बीच जो मानव लाल होता है उसका पीएच मान होता है। मानव रक्त जो मनुष्य का ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। दूध, दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10.5 यानी 10.5 होता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट कुछ पीएच मान हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबरों में, कम से कम ये 4 नंबर और 6 नंबर, इससे कम ये आते ही नहीं हैं, ठीक है? 4 नंबर या 6 नंबर में आएँगे, ज़रूर आएँगे, ठीक है? और आप इसे याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको 6 नंबर के 6 नंबर पूरे मिलेंगे, 4 नंबर के पूरे मिलेंगे, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है? इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, क्या-क्या उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है? किसी का हाथ, किसी का पैर या किसी का कोई अंग अगर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो डॉक्टर जो होते हैं उस पर प्लास्टर बाँधते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो कि अब हड्डियों को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है और कुछ दिनों में हड्डियाँ हमारी जुड़ जाती हैं, फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है? दूसरा उपयोग क्या है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के स्टैचू बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका उपयोग दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए होता है, ठीक है? और इसका उपयोग चाक बनाने तथा अग्निशामक पदार्थ बनाने में होता है। ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या हैं, उपयोग हैं, ठीक है? अब देखिए विरंजक चूर्ण, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विरंजक चूर्ण, ठीक? जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण एक सफ़ेद रंग का सूखा पाउडर होता है। इसका उपयोग चीज़ों को साफ सफ़ेद करने, कीटाणु मारने और दाग हटाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र क्या है? CaCOCl2 ठीक है? इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर दोनों एक ही होता है, ठीक है? अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, यानी जो ये होता है विरंजक चूर्ण, इसको कैसे बनाते हैं? ये भी पूछता है, विधि क्या होती है उसकी? कच्चे पदार्थ जो इसमें यूज़ होते हैं बनाने के लिए, बूझा चूना और क्लोरीन गैस, ये 2 चीज़ इसको बनाने में यूज़ होता है। क्रिया विधि, ठीक है? क्रिया विधि कैसे बनता है? देखिए, जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब बुझे हुए चूने पर एक क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, इसको क्लोरीन गैस को, तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? देख लीजिए आप, रासायनिक अभिक्रिया CaOH2 क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक? प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है इसपे, ठीक है? Cl2 ये मिल कर के बनाते हैं विरंजक चूर्ण, CaCO Cl2 और ये जल निकल जाता है, ठीक है? तो CaOH2 प्लस Cl2 जो मिल कर के बनाते हैं CaCOCl2, ठीक? अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ठीक है? कपड़े और कागज़ का सफ़ेदीकरण,
यह दाग और रंग को नष्ट कर चीज़ों को सफ़ेद करता है, ठीक है? दूसरा, पेयजल कीटाणुनाशक, जो पीने वाला पानी होता है उसको कीटाणु रहित करने के लिए जल में हानिकारक जो बैक्टीरिया को मार देता है ये जल में, ठीक है? उसमें अगर डाल देते हैं जल में, तो ये उसमें जो हानिकारक मौजूद होते हैं बैक्टीरिया उसको ये मार देता है। घरेलू सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, किचन में फर्श कीटाणु रहित करने में काम आता है। चौथा, वातावरण शुद्धि, अस्पतालों में, सिनेमाघरों में हवा को शुद्ध करने के लिए उपयोग होता है। खेतों में कीटों को मारने के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है, ठीक है? रासायनिक उद्यमों में रासायनिक उद्यमों में इसका उपयोग कैसे होता है? अन्य रसायनों को बनाने के लिए ऑक्सीजनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। इसका कैसे उपयोग होता है? ऑक्सीडाइजिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसका प्रयोग बनाने की विधि देख लिया हमने, ये आपको 6 नंबर में आएगा, ठीक है? ये आप मत भूलिएगा, ये 6 नंबर में ज़रूर आएगा, ठीक है? और अगला है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है हमारा 6 नंबर, इससे कम में पूछेगा ही नहीं, ठीक है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? चलिए जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। चलिए, वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी हो जा रही है लेकिन आपको इस चैप्टर से कोई भी एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इतना हमारा 100% गारंटी है, ठीक है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है, जिसे रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक? इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे हिंदी में खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है? और ये बनता कैसे है? बनाने की विधि देख लीजिए, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है? कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है? देखिए Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक? ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जब इन सबको हम प्रयोगशाला में विधि द्वारा इसको बनाएँगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaHCO3, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसे आप कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे घरेलू भाषा में हम खाने का सोडा कहते हैं और इसका नाम बेकिंग सोडा भी है, ठीक है? तो हमने देखा बेकिंग सोडा कैसे बनता है और एक ये दूसरा विधि भी है जिससे हम बेकिंग सोडा बनाते हैं। कैसे बनता है? ये भी देख लीजिए, ये भी आता है कभी-कभी कि दोनों विधियों को आप बताइए, ठीक है? कैसे बनता है दूसरा विधि? बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए पहले सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के विलयन पर अमोनिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल की क्रिया से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। यह साल्वे प्रक्रिया होता है। यह क्या है? ये साल्वे प्रक्रिया होता है। ये दूसरी वाली इस विधि का नाम है साल्वे, ठीक है? साल्वे प्रक्रिया। कैसे बनता है देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, ठीक है? इन सब को मिलाने पर NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है? ये क्या बन गया हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ठीक है? और ये अमोनिया क्लोराइड, ठीक? तैयार NaHCO3 को छानकर सुखा लिया जाता है, ठीक? ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा, ये दूसरी विधि है और इससे पहले हमने जो बताया वो हमारी दूसरी विधि थी, ठीक है? दोनों विधियाँ पूछी जाती हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग, खाने वाले सोडा का कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, ठीक है? बेकिंग सोडा का जो होता है उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, ठीक है? और इसका प्रयोग ब्रेड, केक आदि को फुलाने में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। कच्चे दूध में मिलाने पर देर तक नहीं फटता है, इसमें भी इसका उपयोग होता है। यह आग को बुझाने यंत्र में उपयोग होता है, ठीक है? आग को जो बुझाया जाता है उस यंत्र में इसका उपयोग होता है किसका? बेकिंग सोडा का, ठीक है? अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं इसे, ठीक है? देखिए धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसे कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है? और
यह एक विशिष्ट प्रकार का पानी से भरा हुआ होता है, जिसे वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है? धावन सोडा क्या होता है? यह एक विशिष्ट प्रकार का पानी से भरा हुआ वॉशिंग सोडा या धावन सोडा होता है। ठीक है? इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है? धावन सोडा कैसे बनता है, उसकी क्या विधि है? देखिए, और धावन सोडा को हम 3 चरण यानी 3 बार में बनाते हैं, तब जाकर के धावन सोडा हमें प्राप्त होता है और ये तीनों विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? देखिए, पहले चरण यानी पहले बार में हम क्या करते हैं, धावन सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए, NaCl प्लस NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है? कराएँगे तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl मिलेगा। फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, फिर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट विघटित होता है। ठीक है? ये अलग-अलग टूट जाएगा। ये 2NaHCO3 ये जो मिला है हमारा 2NaHO3 इसको जो हम गर्म करेंगे, तब क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस H2O इन तीनों फॉर्म में ये अलग-अलग टूट जाएगा। अब तीसरा चरण में देखिए क्या होता है, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश में पानी को मिलाया जाता है ताकि क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु युक्त वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को प्राप्त किया जा सके। ठीक है? कैसे होता है देखिए, Na2CO3 निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? प्लस 10H2O यानी जल के 10 अणुओं को मिलाया जाता है ताकि Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन सके यानी कि धावन सोडा। ये हमारा धावन सोडा बन कर के तैयार हो गया, ठीक है? ये हमारा सूखा है और इसमें ये जल मिला देंगे 10 अणु, तो ये हमारा धावन सोडा बन के तैयार हो जाएगा तीसरे चरण में। तो पहले चरण में ये होता है, फिर दूसरे चरण में इसको गर्म करके तोड़ा जाता है, फिर इसमें तीसरे चरण में 10 अणु जल के मिला दिए जाते हैं, तब जाके ये बन जाता है, ठीक है? अब इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है धावन सोडा का? देखिए, यह कपड़े धोने के लिए उपयोग होता है। यह किचन और बाथरूम की सतह की सफाई, ड्रेन की सफाई, कालीन और फर्श की गहरी सफाई में उपयोग होता है। स्विमिंग पूल के पानी का पीएच संतुलित करने के लिए होता है, ठीक है? उसके बाद औद्योगिक रूप कागज़ उद्योग में, काँच निर्माण में, साबुन बनाने में उपयोग होता है, ठीक है? तो आपने देखा बेकिंग सोडा और कौन-सा था विरंजक चूर्ण देख लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लिया। अब देखिए बेकिंग सोडा और धावन सोडा। बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाने की विधि, जो बेकिंग सोडा है उससे धावन सोडा कैसे बनेगा? देखिए कैसे क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है? देखिए, ये भी पूछता है हमारा 4 नंबर में पूछता है लगभग ये, ठीक है? और आपको ये जो रासायनिक जो ये अभिक्रिया है, इसको आपको ज़रूर लिखना होगा, नहीं तो अगर ये आप नहीं लिखते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है? कैसे देखिए, बेकिंग सोडा NaHCO3 ठीक है? यानी बेकिंग सोडा से धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O बनाने में या बनाने के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। इसे ऊष्मा देने पर सतह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पानी H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए कैसे? जो बेकिंग सोडा है 2NaHCO3 इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा जो है कि सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और फिर पुनः प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को फिर पानी के 10 अणु के साथ मिला दिया जाता है जिससे यह पुनः क्रिस्टलीकरण होकर के धावन सोडा यानी धोने का सोडा बन जाता है। ठीक है? Na2CO3 प्लस 10H2O जब इसमें मिलाएँगे पानी के अणु तो Na2CO3 इंटू 10H2O ये हमारा धावन सोडा बन कर के तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये जितने भी इसमें टॉपिक हमने आपको बताया है, सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन छूटे ना और जितने भी हमने बनाने की विधि बताई है सब 4 नंबर, 6 नंबर में ज़रूर आते हैं। धावन सोडा हो गया या फिर बेकिंग सोडा हो गया या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और या फिर जो लवण होते हैं, अम्ल हैं, क्षार हैं, जितने भी उनके उपयोग हैं, उनकी साधारण उपयोग या फिर रासायनिक गुण, भौतिक गुण और हमारे आम जीवन में उपयोग, इन सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है? आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो पुरुषार्थ ईडू की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।